गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह मैं आज आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी द हिंदू की क्लास नहीं होगी। द हिंदू की क्लास भी होगी अपने समय पे। अभी आरती मैम की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, इसकी वजह से आज मैं आई हूँ। 1-2 दिन में वो अपनी क्लास आकर के कंटिन्यू कर लेंगी। और हमेशा की तरह जैसे कि आरती मैम पूछती हैं कि आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो वैसे मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे। और सुबह सुबह पढ़ाई के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देख लेते हैं आज हमारी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और फिर एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से, उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ के साथ में एंड में हम कुछ 4-5 क्वेश्चन का एक तरीके से क्विक रिवीजन कर लेंगे, या फिर प्रीवियस क्लासेस में जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज पहला न्यूज़ क्या है। कुछ न्यूज़ है जो कि स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, कुछ जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड है। साथ के साथ में अभी चाइना और पाकिस्तान का एक कोलैबोरेशन होने के लिए जा रहा है, उससे रिलेटेड है। चंद्रमा की सतह पर चाइना खोज करने के लिए जा रहा है और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सहयोगी बन रहा है। कौन? पाकिस्तान। अब दो लोग जिगरी यार हैं और हमेशा सभी को मालूम ही है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है। दोस्ती गहरी क्यों है भाई? क्योंकि कहते हैं दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो भी दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो चाइना और इंडिया के साथ में हमेशा क्या है, संबंध थोड़े से खटाव चलती रहती है। और पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध है ही उस तरीके के। तो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब दो भाई बिछड़ते हैं ना, पहले जो दो भाई होते हैं उनमें बहुत गहरी दोस्ती, बहुत प्यार होता है। और जब वो बंटवारा हो जाता है और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं ना, फिर वो जो नफरत होती है ना, वो इंटेंस लेवल की होती है। तो बिल्कुल वैसा ही है। इंडिया और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे, उसके बाद पार्टीशन हुआ, उसके बाद से दोनों की राहें इतनी अलग हुई हैं कि आज हम यहाँ हैं और पाकिस्तान कहाँ है, ये तो खैर सबको मालूम है। और इनके बीच में जो संबंध की टकराहट है उसका फ़ायदा बहुत सारी कंट्रीज़ उठाती हैं, जिनमें चाइना भी एक है। तो चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड आज एक न्यूज़ आई हुई है, जहां पर क्या बात की जा रही है कि चाइना और पाक साझेदारी किसके लिए लेकर के, चांग E6 के साथ में, चंद्रमा की गहराइयों में एक नई खोज के साथ में। तो मुद्दा क्या है, जो चाइना है वो चंद्रमा की सतह पर जाकर के वहाँ पर कुछ खोज करने के लिए जा रहा है, वहाँ की मिट्टी वगैरह से रिलेटेड। और उसमें जो पार्टिसिपेशन कौन दे रहा है? पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन का इस तरीके का पहला कोई मामला आया है। और ये जो मेजर लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाइना तो बहुत सारा अपना स्पेस में चीज़ें भेज चुका है, बहुत सारी रॉकेट लॉन्च कर चुका है, सैटेलाइट्स वगैरह। लेकिन पाकिस्तान अभी इस क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे है। बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट पाकिस्तान में इस तरीके के हुए नहीं हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अब क्या हो रहा है कि जो चांग E6 मिशन है चंद्रमा का, चाइना के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसमें सहयोगी बनने जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान के जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड जो भी अभी तक के डेवलपमेंट है, उनमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है ये पूरा मिशन। तो देख लेंगे कि क्या है। पहली बात तो पहला जो मुद्दा है वो है कि चाइना चंद्रमा की एक गोल यात्रा करने जा रहा है। और कहाँ पर? चांगई ई लूनर जांच शुरू करने जा रहा है। तो नाम याद रखिएगा क्या है ये। साथ के साथ में किससे रिलेटेड है? तो चंद्रमा की सतह से रिलेटेड है। और वहाँ पर करने क्या जा रहा है चाइना? तो ये अंतरिक्ष अन्वेषण करने के लिए जा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण करने का मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर क्या है, मिट्टी है कि नहीं, वहाँ पर मिनरल्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, जीवन संभव है या नहीं है, टेम्परेचर वहाँ का, सतह का तापमान गर्म है या ठंडा है, इस तरीके की क्या करने जा रहा है, वो खोज करने के लिए जा रहा है। अब चाइना कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी अभी हमने अपना भी मिशन भेजा है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। साथ के साथ में और भी 3-4 कंट्रीज़ हैं, USA वगैरह, जो कि इस तरीके के काम कर चुकी हैं। और चाइना भी उस दिशा में काम पहले भी किया हुआ है उसने, और अभी भी वो इस दिशा में काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ नई ज़रूर है, इसलिए इन दोनों देशों का कोलैबोरेशन हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो देशों के साथ में ये जो कोलैबोरेशन चल रहा है चांग E6 के लिए? तो नाम याद रखिएगा, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। और ये अंतरिक्ष अन्वेषण करने जा रहे हैं। ये बताएंगे कि चंद्रमा की सतह पर मिट्टी कैसी है, वहाँ का चट्टान कैसा है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है। मतलब चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारे नमूने इकट्ठा करके वो वहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे कि चंद्रमा पर किस तरीके का एनवायरनमेंट है,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चांग-ई 6 मिशन की मुख्य विशेषता क्या है, तो पहले ही हमने बता दिया कि क्या करने जा रहा है, ये खोज करने जा रहा है। कहाँ पर? चंद्रमा के जो सुदूर पक्ष हैं, सुदूर पक्ष यानी कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर जिसको टेलीस्कोप के द्वारा देखा नहीं जा पा रहा है या जहाँ पर अभी तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं, ऐसी जगहों पर जा करके चंद्रमा क्या करने वाला है, अपनी खोज करने वाला है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि रिले उपग्रह संचार, पृथ्वी के साथ सीधे संचार की कमी के कारण चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला जो रिले उपग्रह मिशन है वो क्या है? पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क नहीं होने का मतलब क्या है? चंद्रमा की कई सतह ऐसी हैं, चंद्रमा पृथ्वी से आधा ही दिखाई देता है, ये तो सबको मालूम होगा, और जो आधा पार्ट है जो कि दूसरे साइड में है वो दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पर जो है अध्ययन करने के लिए एक रिले उपग्रह है। तो रिले उपग्रह मिशन की अभी जो है 53 दिवसीय अवधि के दौरान क्या किया गया है, ये जो चांग-ई 6 मिशन है वो क्या करने वाला है, उसको सुविधा प्रदान करने वाला है। मतलब कि ये जो रिले उपग्रह है वो ऑलरेडी चंद्रमा की जो सतह है जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रही है उसकी जांच कर रहा है, और उसके लगभग 53 डेज कंप्लीट हो गए हैं जांच के। और अभी जो चांग-ई 6 मिशन जाने वाला है चाइना का, वो इसमें हेल्प करने वाला है रिले उपग्रह को। ठीक है, और दूर की ओर से ऐतिहासिक चढ़ाई यानी कि पृथ्वी की वापसी यात्रा में चंद्रमा के दूर की ओर से पहली बार चढ़ाई शामिल होगी। मतलब कि जब पृथ्वी पर चीज़ें वापस आएंगी उस समय भी जो भी मेजर्स या जो भी हेल्प हो सकती है वो चांग-ई मिशन 6 या चांग-ई 6 मिशन के थ्रू क्या होने वाली है, मिलने वाली है। तो यहाँ से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो मिशन का नाम, दूसरा है कि किन दो देशों के बीच में ये साझेदारी हो रही है, तो चाइना पाकिस्तान के बीच में, और मिशन का नाम तो चांग-ई 6 है ही। साथ के साथ में किससे रिलेटेड है, तो ये भाई चंद्रमा से रिलेटेड है। और क्या काम करने जा रहा है, तो चंद्रमा की सतह पर जो भी मिनरल्स है, मिट्टी है और एनवायरनमेंट है उसकी खोज करने के लिए जा रहा है, जहाँ तक अभी तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं या अभी तक बहुत सारी कंट्रीज नहीं पहुंच पाई हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको बातें। अब यहाँ पर पाकिस्तान की क्या भागीदारी है, तो पाकिस्तान की भागीदारी है कि चीन के चांग-6 प्रोब पर अपना ये पहला लूनर मिशन क्या है, पाकिस्तान बनाने के लिए जा रहा है। पहली बात तो चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, चांग-6 प्रोब अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। उसके साथ में पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसके साथ iCube-Q लॉन्च करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो चाइना के 6 मिशन, चाइना के चांग-6 मिशन के साथ में पाकिस्तान का iCube-Q जो मिशन है वो भी लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान के लिए अपने आप में ये पहले तरीके का मामला है, ध्यान में रखिएगा। और किन विश्वविद्यालयों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, तो चाइना के संघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के बीच में क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। ये दो इंस्टीट्यूट सहयोग करेंगे इस मिशन को भेजने के लिए या इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। iCube-Q में क्या है, तो iCube-Q में ऑप्टिकल कैमरे लगे हुए हैं जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेते हैं। ठीक है, तो अब दो देश जा रहे हैं, अब पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा कि भाई तुम जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेते चलो, कुछ ना कुछ तो उनको भी काम करना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो जो iCube-Q है वो क्या है, एक तरीके का ऑप्टिकल कैमरा है, और ऑप्टिकल कैमरा क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर जब चांग-6 मिशन सारे खोज करेगा तो ये iCube-Q है पाकिस्तान का, वो क्या करेगा, वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करके भेजेगा यहाँ पर धरती पर। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब साझेदारी का महत्व क्या है, साझेदारी का महत्व है कि दोनों देशों के बीच में पहली बात तो संबंध और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना और पाकिस्तान जा रहे हैं तो वो जो खोज करेंगे उसको वो सीक्रेट रख लेंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो हमने खोजी, हम तो शेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज़ को इससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि कोई इसरो का मिशन जाता है या नासा का कोई मिशन जाता है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से अपडेट्स मिलती हैं वो ग्लोबली शेयर होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान अभी ये मिशन लेके जा रहे हैं, उसको भी वो ग्लोबली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, चांग-ई 6 मिशन चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर जाने से रिलेटेड है। अब चलते हैं हमारे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, काठमांडू टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज़ विथ अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड। तो जनरली हमेशा जो एयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी लिस्ट आती है उसमें जनरली ऐसा होता है कि या तो चाइना का शंघाई शहर हो या हमारा नन अदर देन दिल्ली, ये दो जो सिटीज़ हैं वो ही क्या होती हैं, इन एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप करती हैं। और कहाँ से टॉप करती है भाई, एक तरीके से गलत वे में, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो हैं यहाँ पर इन स्टेट्स में या फिर इन शहरों में पाए जाते हैं इस तरीके से। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये जो रिकॉर्ड है वो
ब्रेक हो गया है। और रिकॉर्ड ब्रेक किसने किया है? तो काठमांडू ने जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उसने अभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो हाईलाइट क्या है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है कौन? काठमांडू। और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय जो है काठमांडू का, नेपाल का, वहाँ उन्होंने ये बताया है कि काठमांडू में जो एयर है, जो हवा है, वो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गई है। और लोगों से अपील की है कि वो मास्क वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी जो IQ एयर की रिपोर्ट आई है, ये पूरा मुद्दा कहाँ पर आया? तो IQ एयर जो है वो हमेशा क्या करता है? अपनी रिपोर्ट जारी करता है जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एयर क्वालिटी से रिलेटेड। तो IQ एयर की रिपोर्ट आई है। अभी फ़िलहाल 101 शहरों को इसमें शामिल किया गया था और इन 101 शहरों में काठमांडू ने क्या किया है? टॉप किया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा काठमांडू की हो गई है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो दिल्ली वगैरह का नाम आता है। तो पहले टॉप पर कौन है? काठमांडू है। वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बारी हमेशा जनरली लोगों को रट गया होता है कि न्यू दिल्ली या फिर चाइना का संघाई शहर यही टॉप करेंगे, लेकिन अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है काठमांडू। तो आपसे प्रश्न बन सकता है आपको क्या करने के लिए, एक गलत फहमी में डालने के लिए। कई सारे बच्चे तो होंगे जो करंट अफेयर से डे टू डे अपडेटेड नहीं है, वो क्या करेंगे? वो टिक मार के आएंगे या तो न्यू दिल्ली या तो फिर शंघाई, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ, ये हमेशा तो यही दो सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए आती हैं लिस्ट में, लेकिन काठमांडू इस बार टॉप कर गया है। प्रदूषण रैंकिंग में काठमांडू दुनिया में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। और उसके बाद में किसका नंबर है? न्यू दिल्ली का, चियांग माई थाईलैंड का, हनोई वियतनाम का, बैंकॉक थाईलैंड, ढाका बांग्लादेश। तो सबसे प्रदूषित शहर। अब यहाँ पर जो ये कुछ शहर हैं, न्यू दिल्ली के बारे में तो आपको पता है, अब किसी को नहीं पता हो तो वो क्या ही कर सकते हैं, फिर तैयारी छोड़ देनी चाहिए उस इंसान को जिसको नहीं पता हो कि न्यू दिल्ली कहाँ का है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में तो न्यू दिल्ली जब आएगा तो आपको मालूम होगा कि इस शहर की बात हो रही है, इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन ये जो नाम है जैसे कि चियांग माई, तो अब कंफ्यूजन हो सकता है कि ये चाइना का है या फिर हनोई कहाँ का है। तो आपको ये सारे जो नाम हैं उसको भी एक बारी गो थ्रू हो जाना चाहिए कि कौन सा शहर है और कौन सी कंट्री से वो क्या होता है, रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं या कैपिटल्स पूछ ली जाती है कई सारी कंट्रीज़ की, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, तो चियांग माई जो है थाईलैंड का शहर है, हनोई वियतनाम, बैंकॉक अभी थाईलैंड से है, ढाका बांग्लादेश, ये सारे जो शहर हैं वो भी प्रदूषण की श्रेणी में टॉप पर हैं। लेकिन काठमांडू जो है नेपाल का, वो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद इन सारे शहरों का नाम है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा आएगा? स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस तरीके से काम करेगा। और काठमांडू में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बताने की अभी बात की है और ये जोखिम है लोगों के लिए, सांस से संबंधित समस्याएं होंगी, साथ के साथ जान जाने का खतरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो क्या हो सकता है? हृदय, रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों, मस्तिष्क, आँखों, नाक, गले, ये सबसे संबंधित बीमारियां क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। जब भी हवाएं खराब होती है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके लंग्स पे, आँखों पर, आँखों में जलन होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कई बारी होता है कि जान भी चली जाती है। सबसे ज़्यादा थ्रेट जो होता है वो बच्चों को होता है, कम उम्र की, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को होता है, साथ के साथ में लंबे समय से जो बीमार व्यक्ति होता है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है या फिर जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे लोगों को इस तरीके का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली में भी एयर क्वालिटी जो है हमेशा चिंताजनक रहती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती है वहाँ पर हवा की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और चिंताजनक रूप से अभी इसमें बात क्या की गई है कि नेपालियों की जो औसत जीवन प्रत्याशा है उसको ये 4.1% तक कम कर सकता है अगर ये इस वायु प्रदूषण के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया तो अभी फ़िलहाल नेपालियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो 4.1% कम हो सकती है। तो सोच लीजिए हवाओं का इतना असर होता है, सिर्फ ऑन द स्पॉट जान नहीं जाती है, जीवन प्रत्याशा भी धीरे धीरे क्या होती है, घटने लग जाती है। तो ये पूरा जो मुद्दा है वो है किससे रिलेटेड? एयर क्वालिटी से रिलेटेड। टॉप किसने किया है? काठमांडू ने। अगली न्यूज़ क्या है? इसी में रिलेटेड है, हीट वेव से रिलेटेड। तो समर हीट वेव एडवाइजरी जारी की गई है और गर्मियों में स्पेशली जो होता है तराई वाले क्षेत्रों में क्या हुआ है, हीट वेव की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी बात है, IMD की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि जो अभी ईस्टर्न साइट है, ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और साथ के साथ में जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर हीट वेव इस अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा रहा है। साथ के साथ ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो होने वाली है हीट वेव के और भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और इस बार जो हीट वेव है वो 8 to 9 डेज़ का होगा, जस्ट डबल होगा। पहले ये 4 to 5 डेज़ का हुआ करता था। ठीक है,
तो टेम्परेचर राइज की वजह से इस तरीके की समय समय पर एडवाइजरी जो है वो गवर्नमेंट भी जारी करती रहती है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जारी करता है। साथ के साथ IMD भी है जो कि इस तरीके के मामले मौसम से संबंधित सूचनाएं देता है, वो भी इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता रहता है। तो उसी से रिलेटेड ये जो आई हुई है न्यूज़, जिसमें बोला गया है कि लोग अधिक से अधिक पानी पिए, गर्मी में जाने से बचें, अपने आप को हाइड्रेटेड रहें, जो लिक्विड फॉर्म में फूड लें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट क्या हो, हीट वेव के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, हाईएस्ट GST कलेक्शन। तो अभी एक न्यूज़ आई है, द हिंदू की ये न्यूज़ है, इसमें बोला गया है कि अप्रैल ग्रॉस GST टेकिंग्स पावर पास्ट 2.1 लाख करोड़ इन न्यू रिकॉर्ड। तो अभी बात ये आई है कि इस बार जो अप्रैल मंथ में GST कलेक्शन हुआ है वो क्या हो गया है, 2 करोड़ का पहुंच गया है। तो 2 लाख करोड़ का जो है GST कलेक्शन पहुंच गया है, नियरली 2.1 लाख करोड़। ठीक है, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। पिछली बार लगभग 1.92 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ था और उस अपने ही रिकॉर्ड को GST कलेक्शन तोड़ता जा रहा है और अभी क्या हो गया है, 2.1 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है, हाईएस्ट है। और इसमें बात की गई है, 2 चीज़ें बताई गई है। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, साथ के साथ में जो इंपोर्ट वगैरह है वो हमारा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से भी GST कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या टर्म्स है, कब GST आया था, एक तरीके से आपका एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिविज़न हो जाएगा। साथ के साथ में IGST के बारे में बात की गई है। IGST का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST। 3 तरीके की GST होती है। स्टेट लेवल पे जो GST लगती है स्टेट GST होती है, सेंट्रल लेवल पे जो होती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल GST होती है, और जो दोनों को मिला करके, जो कि स्टेट और गवर्नमेंट मिला करके जो GSTs लगाती हैं उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड GST यानी कि IGST। ठीक है, तो ये टर्म्स भी आपको मालूम होने चाहिए। अब जो ये है न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो ओवरव्यू लेने के लिए आंकड़ों के हिसाब से कि 2.1 लाख करोड़ का अभी GST कलेक्शन हुआ है, अब तक का सबसे हाईएस्ट हुआ है। ये आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, तो क्वेश्चन हमारे बनते हैं यहाँ से, कब आया GST, कब इसके बारे में बात शुरू हुई, कब बिल बना, कब वो एक्ट पास हुआ और कब वो फॉर्मेशन हुआ, रेगुलेशन उसका कब से स्टार्ट हुआ और कब वो इम्प्लीमेंट हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2014 में GST से रिलेटेड बातें स्टार्ट हुई थी और 122 यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था। और उस समय में जब बात की गई थी तो सबसे पहले अरुण जेटली जी की सरकार, अरुण जेटली जी वहाँ पर क्या हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी GST को लेकर के। फिर 2015 में क्या हुआ, इसके ऊपर में चर्चा शुरू हुई, काम शुरू हुआ। उसके बाद वो लोकसभा में गया, लोकसभा के बाद से राज्यसभा में पास हुआ और फाइनली जब उसको प्रेसिडेंट का क्या मिल गया, एसेंट मिल गया, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई, तब जाके GST जो है वो बिल बना, जो बिल था वो एक्ट बना। कब बना, तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट बना 2016 का, और वहाँ पर GST क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। एक जो बिल था जो कि बार बार लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा रहा था, अब वो फाइनली एक्ट बन गया। ठीक है, और ये एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट के एसेंट मिल जाते हैं, उनकी स्वीकृति मिल जाती है तब। साथ के साथ में दोनों सदनों से भी स्वीकृति मिलना ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिएगा, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कौन सा अमेंडमेंट बिल था और दूसरा बनता है कि कौन सा एक्ट था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल हमेशा ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है कि कई बारी बिल आते हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं। एक तरीके का प्रपोजल रखा जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन अपोजिशन पार्टियाँ होती हैं उसको क्या कर देती हैं, पास नहीं होने देती हैं। तो बिल का जो नंबर है वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो याद करने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 122 वो क्या है, अमेंडमेंट बिल है, और जब एक्ट बन जाता है तो एक्ट की संख्या बिल से कम होती है, क्योंकि बहुत सारे बिल है जो पास ही नहीं होते और पास नहीं होंगे तो वो एक्ट नहीं बनेंगे, तो एक्ट की संख्या कम होती है। तो ये अगर बात की जाए, पूछा जाए आपसे कि कौन से नंबर का एक्ट है, तो 101 101वां संशोधन अधिनियम है, एक्ट है। और अगर बिल के बारे में पूछा जाए तो 122वां अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। बात क्या की जाती है इसमें, तो GST में क्या क्या चीज़ें होती है, एक होता है सेंट्रल GST, जिसके बारे में मैंने बात की, वो कौन लगाता है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है, सर्विस टैक्स वगैरह होते हैं। तो पहले ऐसा होता था, जब GST नहीं आया हुआ था उस टाइम पे ऐसा होता था कि ये अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते थे। एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब भी कोई भी सामान हम आयात करते थे, इम्पोर्ट करते थे अदर कंट्रीज से, या फिर एक्सपोर्ट भी करते थे, तो इस तरीके की अलग अलग ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। या फिर सर्विस टैक्स लगाया जाता
जाता था। तो जीएसटी इसीलिए आया कि क्या हो सके, एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट या टैक्सेशन रेट आ जाए, सो दैट लोगों को क्या हो, बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जीएसटी लगता है वो किससे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह और सर्विस टैक्स वगैरह को मर्ज करके लगता है। साथ के साथ में स्टेट लेवल पे जीएसटी लगता है वो वैट से लगता है। वैट होता है एक तरीके का, जब कोई भी सामान का प्रोडक्शन होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहले क्या होता था कि जब भी कोई सामान बनता था तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग लेवल पे टैक्स वगैरह लगते थे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती थी। इसलिए जीएसटी आया कि एक बार जो भी फॉर्मेशन चार्जेस है वो सारे जुड़ते जुड़ते जाते हैं और लास्ट में एक बार जो कंज्यूमर होता है उससे टैक्स क्या होता है, वसूल लिया जाता है। उसके बाद में जो होता है, जो रिटर्न होता है, जीएसटी का रिटर्न है, वो कोई भी प्रोड्यूसर है वो फाइल करता है और फिर जो भी टैक्स या जो भी खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा था वो उसको वापस सेंटर की तरफ से उसका कुछ % हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पहले लूप होल्स थे टैक्सेशन को लेकर के, बहुत सारे कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए जीएसटी आया था। अलग अलग लेवल पे सेंट्रल जीएसटी लगता है, फिर स्टेट जीएसटी लगता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड। तो जब एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में जब इस तरीके की क्या होते हैं, व्यापार होता है और जो टैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके वसूल करते हैं, तो वहाँ पर आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। तो ये जो की टर्म्स हैं उसके बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ आई, क्या आई कि एक जो जीएसटी के ऊपर बात करने के लिए आर्टिकल 246A के तहत में क्या किया गया, स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरीके की आर्टिकल 246A के तहत में ये मेजर्स लिए गए जीएसटी में कि जो स्टेट होगा वो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसके ऊपर जीएसटी लगा सकता है। ठीक है, और कुछ अभी 4-5 स्लैब्स हैं जो कि 0% और 5%, फिर 8, 12 और हाईएस्ट जो है वो 30% के अराउंड, इस तरीके से कुछ आपके 28 to 30% के अराउंड में टैक्सेशन के 4-5 को स्लैब बांट के दिए गए हैं कि लग्जरियस प्रोडक्ट होगा तो उस पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और बाकी जो डे टू डे लाइफ में जो बेसिक नीड की चीज़ें होंगी उस पर थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आर्टिकल 246 को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 246A क्या बात करता है कि स्टेट्स जो होंगे उनको भी कुछ पावर्स होंगी कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला ये जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है, ये क्या है, बात कर रहा है वर्ल्ड लाफ्टर डे की। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को मनाया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एम से पूछ लिया जाता है कि एम क्या है, या फिर अगर कोई थीम आई होती है उस टॉपिक से रिलेटेड तो थीम पूछ ली जाती है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को मनाया जाता है और इसका एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स मैनी हीलिंग बेनिफिट्स। मैनी हीलिंग बेनिफिट्स कहने का क्या मतलब है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा हंसता होता है उसको बीमारियां बहुत ज़्यादा कम होती हैं, उसका स्ट्रेस लेवल, वैसे भी अगर आप हंसता हुआ चेहरा रखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, बीमारी होने का खतरा भी आपको कम होता है। साथ के साथ में हंसने से भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। और कई बार आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ही मॉर्निंग पर्सन हैं तो आपने कभी ऐसे टहलते वहलते जाते होंगे कहीं पे, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे पार्क्स में क्या होते हैं, बुजुर्गों का एक ग्रुप रहता है जो जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहा होता है, तो वो एक तरीके का वो योगा कर रहे होते हैं, वो स्माइल योगा कर रहे होते हैं, लाफ्टर योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो संस्था होती है वो इस तरीके का काम करती है कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो बेनिफिट देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके का डे बना दिया जाता है। और वहाँ पर इसका एम क्या होता है, सीधा सीधा उस दिन के बारे में, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, सो दैट लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में क्या करें, इनकलकेट करें, अपनी लाइफ में अपनाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा लाफ्टर डे 2 मई। अब हमारी अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है CISF टेक्स ओवर पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस। तो अभी हमने देखा था कि 2 महीने पहले जो संसद के अंदर में 2-3 लोग पहुंच गए थे और उन्होंने कुछ गैस वगैरह वहां पर रिलीज़ की थी, और उसकी वजह से क्या होता, पूरा जो सिक्योरिटी के ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। पार्लियामेंट की नई संसद बनी है, वहाँ पर इतने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसको बनाने में, और उसके बाद इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो बहुत बड़ा कंसर्न उस समय से लेकर के आया था। और जब बात नेताओं की जान के ऊपर आती है, भले अगर कोई दंगा हो गया होता कहीं पर
और एक तो सभी को मालूम है कि अगर कहीं पर दंगा हो जाता तो उस लेवल पे किसी भी पॉलिटिशियन को वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती, लेकिन संसद के अंदर ये चीज़ हो गई जहाँ पर बैठते कौन है, यही सारे पॉलिटिशियंस। तो खतरा, एक वो कहते हैं ना कि मौत को छू कर आने वाला जो एहसास है वो हुआ होगा ज़रूर उन लोगों को, उन मंत्रियों को। तो उसके लिए अभी बात की जा रही है कि जो लोकसभा के सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली पुलिस अभी फ़िलहाल सुरक्षा दे रही थी संसद में, अब उनको बोला है कि हाथ जोड़ कर कि भैया अब आप चलिए यहाँ से चलते बनिए, क्योंकि आप लोगों ने तो अच्छे से हमारी सिक्योरिटी रखी नहीं, अब हम CISF से क्या करवाएंगे, हमारी सुरक्षा करवाएंगे। तो जो CISF है वो अब क्या करने वाला है, संसद की सिक्योरिटी को पूरा जिम्मा संभालने वाला है। ठीक है, तो हमारे लिए CISF जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और वनडे एग्जाम्स में इस तरीके से कई बारी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि CISF है, उसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है, किस एक्ट के थ्रू वो काम करता है, कहाँ से उसको पावर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ का आर्म्ड फोर्स है। तो ये आर्म फोर्स है यूनियन का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ आती है। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट किसके अंडर हुआ है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है कब का, 1968 का। तो 1968 में इसके लिए एक्ट बना, CISF का एक्ट बना और वहाँ से CISF ने अपना काम शुरू किया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और हेडेड किसके द्वारा होता है, तो एक IPS लेवल, IPS रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है CISF को। ठीक है, फर्स्ट इंडक्शन कहाँ पर हुआ, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कहाँ पर, ट्रॉम्बे में, महाराष्ट्र। तो 1969 में सबसे पहले जो है वो CISF को डिप्लॉय किया गया था कहाँ पर, ये जो ट्रॉम्बे है वहाँ पर। फर्टिलाइजर एक कॉरपोरेशन थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ पर CISF को क्या किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। और ये जो CISF होती है, जनरली आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है, वो सीमा पे जाकर के, बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो ये CISF होते हैं वो हमारे इंटरनल एरियाज़ में, रीजनल जो भी एरियाज़ होते हैं यानी कि देश की सीमाओं के अंदर क्या करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। आपने मेट्रो में भी देखा होगा, तो इनका नाम ही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो देश के अंदर इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है उसको देखने का ये काम करते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली कब आया, तो एक्ट 1968 में बना सबसे पहले, और 1969 में ट्रॉम्बे फर्टिलाइजर कंपनी में ये क्या हुए थे, डिप्लॉय किए गए थे। वन ऑफ 7 सेंट्रल आर्म फोर्सेस CAPF जो है वहाँ पर, उनमें से ये एक है, लेकिन क्या होता है, ओनली CAPF विथ अ डेडिकेटेड फायर फाइटिंग विंग। तो यहाँ पर जो CAPF है जिसके अंदर में 7 अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें से केवल एक यही है जो कि जिसके पास में क्या है, फायर फाइटिंग विंग है, यानी कि आग वगैरह लग जाती है तो उससे भी बचने के लिए चीज़ें इनके पास में है, अग्निशमन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी तकनीक जो है वो इनके पास है। ठीक है, इनिशियली इट्स रेमिट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री, बट दिस वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड जॉइंट वेंचर एंड प्राइवेट अंडरटेकिंग इन 2009। तो बात की जा रही है कि इन जो इनिशियली जो स्टार्टिंग डेज थे वहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड जो भी इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जहाँ पर सरकार वहाँ पर हिस्सेदारी रखती थी अपना सबसे ज़्यादा, या सरकारी जो प्रभुत्व था, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में पहले CISF को काम करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन 2009 में क्या हुआ कि उनको वहाँ पर भी काम करने के लिए या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो है अपनी सेवाएं देने के लिए क्या कर दिया गया, अनुमति दे दी गई। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। CISF ऑल्सो प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो अभी गवर्नमेंट के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी CISF क्या करती है, काम करती है, अपनी सेवाएं देती है। इट इज़ कंटेम्प्रेरी कॉस्ट फोर्स विच मीन्स दैट इट बिल्स इट्स क्लाइंट फॉर द सर्विस इट प्रोवाइडेड। CISF हैज़ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन फोर्स। तो अभी अगर आप बात करेंगे कंपेयर टू ऑल अदर CAPF की जितने भी फोर्सेस हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें CISF को, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला अधिकारी या फिर महिला जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक कहाँ है, अगला टॉपिक ये जो है ये बात करता है स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अभी बात की जा रही है, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। 2020 में जब कोविड आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो कि रेडी जो लगाते होते हैं या फिर गलियों में ठेला लगाते हैं, घूम घूम के जो काम करते होते हैं ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 2020 में जब कोविड वाला जब सारा सीन चल रहा था उस टाइम पे एक योजना आई थी जिसका नाम क्या था, PM स्वनिधि। तो सभी को मालूम होगा स्वनिधि योजना क्यों आई थी, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लगभग लोन वगैरह देने के लिए ये आई थी। ठीक है,
और ऐसा बोला गया था कि जो भी लोग हैं उनको पर मंथ 10,000 रुपीज़ एटलीस्ट दिया जाएगा, सो दैट वो अपने रोज़गार को अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, तो अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की और अच्छे तरीके से उसको लागू करने की बात की जा रही है। तो सेलिब्रेटेड एज अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, द एक्ट नाउ फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी बात की जा रही है कि जब ये 2020 में आया, उसके पहले भी इस तरीके की एक्ट थे, 2020 में अमेंड किया गया था, कुछ नए प्रोसीजर्स जोड़े गए थे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और लोग घर पे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय डर का माहौल ही इतना था, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इन स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ था, क्योंकि रोज़ इनका काम ही है, डेली बेचारे कमाते हैं, उसके बाद ही इनको पैसे मिलते हैं, उनकी डे टू डे की लाइफ चलती है। तो इसकी वजह से जो न्यूज़ आई थी, जो एक्ट आया था, उसमें अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना इन स्ट्रीट वेंडर्स को हो रहा है। तो उसके लिए एक अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का करने की बात की जा रही है। तो हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है हमारे यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। तो देयर आर 10 MN स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। तो अभी बात की गई है कि लगभग 10 मिलियन जो है वो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें से 30% जो वेंडर्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30 ईयर्स। तो आप देख लीजिए कि 21 साल से 30 साल की उम्र के बीच में लगभग 30% ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेड़ी पट्टी का काम करते हैं, इस तरीके से गलियों में सब्जियां वगैरह का ठेला लगाते हैं, या फिर बहुत सारे जो अलग अलग छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कि कोई गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कर रहे हैं। लगभग 30% लोग हैं जो कि 21 to 30 की एज के हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग एज ग्रुप है, 51% जो है वो 31 से 50 की एज ग्रुप में आते हैं, और 61 से 80 की एज में भी 12% लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो 40% स्ट्रीट वेंडर्स हैं इलिटरेट हैं। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से तो उनको ये काम करना पड़ रहा है। वो एक अलग मुद्दा है कि जो ILO की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात बोली गई थी कि हमारे यहाँ पे 83% पढ़े लिखे युवा ही बेरोजगार हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो 40% स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो क्या है, असाक्षर हैं, या फिर उनके पास में पढ़ाई लिखाई की स्किल नहीं है, इस वजह से वो इस सारे काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग आंकड़ों के थ्रू यहाँ पर बात की गई है। ओनली 2% टैक्स लोन्स। तो अभी जो पूरा मुद्दा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि हमने एक्ट तो बना दिया है, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस भी डाल दिए हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ कहाँ पर है कि फ़िलहाल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसमें 65% यूज़ देयर सेविंग्स फॉर बिजनेस। तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो 65% स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपनी बचत का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, और उनकी बचत कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर लोन लेने की बात आए कि कोई स्ट्रीट वेंडर, कोई व्यक्ति ऐसा चाहे कि मैं लोन लेकर के अपने बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो वहाँ पर ऐसे लोग ओनली 2% है जिनको लोन वगैरह की सुविधा मिल पा रही है फ़िलहाल में। तो अभी भी बहुत सारे कंसर्न है इसको लेकर के। ठीक है, तो ये जो है पूरा आर्टिकल जो है इसी बारे में बात करता है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के जो स्कीम आई थी उसको हम क्या कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो स्वनिधि योजना आई थी, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रोविज़न देखें तो हर व्यक्ति को आर्टिकल 19(1)(a) के तहत में क्या है, काम करने के लिए हर व्यक्ति को एक तो स्वतंत्रता है। जो 19(1)(a) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद बिफोर इक्वालिटी ऑफ लॉ यानी कि आर्टिकल 14, तो यहाँ पर समानता की बात होती है। समानता की बात होती है तो अमीर गरीब के बीच में जो गैप है उसकी बात होती है। और ये जो टॉपिक है जो भी स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है या फिर किसी भी व्यक्ति की आजीविका से रिलेटेड है, वो एक इकोनॉमिकल मुद्दा ही नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी मुद्दे हैं, क्योंकि अपने फंडामेंटल राइट्स में या फिर DPSP में ये सारी चीज़ें हमने संविधान में मेंशन की है, और उसके बाद भी लोगों को अगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कंसर्न रेज होता है। ठीक है ना, तो जो ये टॉपिक है वो आर्टिकल 14 की बात करता है कि लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने आजीविका के लिए। दूसरी बात है राइट टू एन एडुक्वेट मीन्स लाइवलीहुड, तो जीवन जीने की, आजीविका की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छी लाइफ कंडीशन हो, उसके लिए आजीविका मिले, इसकी भी बात है। साथ के साथ में राइट टू वर्क, तो आर्टिकल 41 जो है DPSP का, वहाँ पर भी बात होती है कि लोगों को राइट टू वर्क है, काम करने का अधिकार है। और ये सारा जो काम है वो कौन करता है, ये गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और साथ के साथ में स्टेट गवर्नमेंट है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं एटलीस्ट वो लोगों को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्वनिधि योजना है वो क्या है, स्ट्रीट
वेंडर से रिलेटेड है, उनके अधिकारों से रिलेटेड बात करता है। क्यों आया है ये? तो लैक ऑफ स्पेस। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई भी जो न्यूज़ आती है, कोई भी जो स्कीम आती है, उसमें जब बहुत सारी कमियां होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको टैकल करने के लिए आता है। तो अभी फ़िलहाल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है लैक ऑफ स्पेस की। तो मास्टर प्लान्स प्रिपेयर्ड आउट सिटीज़ डू नॉट एलोकेट स्पेस फॉर वेंडर्स। तो अभी जब भी हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बात क्या होती है, जब भी स्मार्ट सिटी बनता है तो वहाँ पर ये नहीं सोचा जाता कि कुछ एरिया अलोकेट कर दिया जाए इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, सो दैट वो कहाँ पर अपने जो स्टॉल लगा सकें, अपना काम कर सकें। तो लैक ऑफ स्पेस की समस्या अभी जो है स्ट्रीट वेंडर्स को आ रही है। साथ के साथ में टैकल मल्टीपल अथॉरिटीज़, टू वेंडर्स हैव टू डील विथ मल्टीपल अथॉरिटीज़। हमने कई जगह पे ऐसा देखा है कि जो रीजनल लेवल पे जो पुलिस वगैरह होती है उनके साथ में साठगांठ होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के कुछ मेज़र तो ले नहीं पा रही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए कोई जगह अलॉट कर दिया जाए। तो वो लोग क्या होते हैं, गैर कानूनी तरीके से सड़कों के किनारे अपने जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं और फिर पुलिस को एक मुद्दा मिल जाता है और वो जब भी आते हैं सारे स्ट्रीट वेंडर्स को जब वहाँ से मार मार के हटाते होते हैं तो कई लोग होते हैं पैसे देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं कि भैया उनकी आजीविका का साधन ही वही है, अगर वो उनसे छिन जाएगा, वो स्टॉल नहीं लगा पाएंगे तो फिर उनकी कमाई क्या होगी? ख़त्म। उसके बाद में वो खाना उनको कहाँ मिलेगा उस दिन का? तो बहुत सारे मल्टीपल अथॉरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, उनको टैकल करना पड़ता है और कई बार उनका शोषण भी होता है। साथ के साथ में बहुत सारे बीच में लोग होते हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं, उन तरीके के गुंडों वगैरह से भी उनको निपटना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन इन स्ट्रीट वेंडर्स की है। अब इनको ठीक करने के लिए एक स्वनिधि योजना आई थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की। 2020 में कोविड के टाइम में उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड राइट्स, ठीक है। द स्ट्रीट वेंडर्स, ये जो स्वनिधि योजना है उसका फुल फॉर्म क्या था? द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। तो 2014 का एक एक्ट था और उसमें क्या है, संशोधन किया गया था 2020 में और ये स्वनिधि योजना लाई गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है, अभी क्या कंसर्न है और ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। अब आप लोगों के बारे में मैंने तो उसको बता दिया कि जो स्कीम है उसमें कुछ लोन देने की बात की गई थी रियायती दरों पे, साथ के साथ में पर मंथ कुछ 10,000 रुपीज़ देने की बात की गई थी। अब आप लोगों के लिए टास्क ये रहेगा कि आप आज जा करके स्वनिधि योजना को एक बार रिवाइज़ करेंगे, जो 2020 में इसका जो अमेंडमेंट किया गया था उसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है किसके बारे में? सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्रोवाइड्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। तो देखिए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नए चैलेंजेस भी आते हैं। अभी तक जो हम सोशल सिक्योरिटी 2020 को लेकर के चल रहे थे, वहाँ पर अपने तरीके के मजदूर थे, अलग उनका काम होता था, अलग उनका सेक्टर होता था, अलग तरीके से उनकी समस्याएं थी, उसको ध्यान में रख करके ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो आया हुआ था। लेकिन अभी हमने कुछ सालों में ऐसा देखा है कि ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे नए कॉन्सेप्ट आने लगे हैं। अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर होते क्या हैं? तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होता है, ठीक है। एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जो लोग होते हैं जो किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको काम मिलता है, तो उनके पास उनके अलग तरीके के राइट होते हैं कि कंपनी उनको ऐसे बिना बताए नहीं निकाल सकती, उनको उनके टाइम पे सैलरी मिलेगी। कई कंपनियां उनको सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिट्स भी देती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, ये जनरली एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह के माध्यम से काम करते हैं। साथ के साथ में इनके पास स्किल वगैरह की कमी होती है या फिर कई बार इनका काम स्किल बेस्ड ही होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स एक तरीके से यही होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं और जिनके काम करने की कोई जो है घंटे समय जो है वो अलोकेट नहीं हुआ होता है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बेस नहीं होते हैं और उनको कभी भी रोज़गार से कभी भी जो है वो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके के वर्कर्स होते हैं जिनको गिग वर्कर बोला जाता है। और जो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? जो ऑनलाइन ऐप
ऐप वगैरह का यूज़ करके जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ओला हो गया, ऊबर हो गया। तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जैसे कि ओला ड्राइवर हो गया, जो कैब ड्राइवर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आते हैं, क्योंकि उनके भी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वो एक ऐप का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी क्या हो रहा है, एम टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी etc। तो अभी जो ये पूरा मुद्दा निकल के आ रहा है, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो कोई मैटरनिटी लीव लेना चाहता है, यानी कि कोई महिला है जो कि माँ बनने वाली है, तो वो अब काम नहीं कर पाएगी, तो वो छुट्टी लेना चाहती है। या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई काम करता होता है मजदूर, डेंजरस प्लेसेस पे काम करता होता है, और कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इन सारे जो कोड होते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट होते हैं, उनके थ्रू उनको कुछ कंपनसेशन मिलता है या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह आई नहीं है, कोई एक्ट इस तरीके का आया नहीं है। तो अभी बात की जा रही है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बीच में ये जो गैप है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको भरना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड लेबर लॉज हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है EPFO से रिलेटेड जो फंड है वो है 1952 का, एम्प्लॉय एक्सचेंज जो है, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, उनके लिए एक्ट है 1959 का। साथ के साथ में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट है 1972 का, और साथ के साथ में बहुत सारे और भी एक्ट हैं। अब इन सारे एक्ट्स में अलग अलग तरीके से मज़दूरों के लिए बात की गई है, मज़दूरों के हक के लिए बात की गई है, लेकिन अभी गिग वर्कर्स के लिए भी इस तरीके के ऐप जो है, ये जो सारे एक्ट हैं उनको मर्ज करके उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स लाने की, एक्ट बनाने की बात की जा रही है। अभी बात क्या की जा रही है कि इन सारे जो भी एक्ट है उसमें कवरेज किसको मिले, वाइडेंड कवरेज बाय इंक्लूडिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ एंड गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स etc। तो ये सारे जो अभी फिलहाल में जो लॉज हैं हमारे यहाँ पे, उनमें क्या किया जा रहा है, उनका जो वाइड है, उनका जो एरिया है, अब थोड़ा सा एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, और उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को जोड़ने की, साथ के साथ में जो गिग वर्कर्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी जोड़ने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गिग वर्क फोर्स के बारे में क्या है। तो गिग वर्क फोर्स आर दोज वर्कर हु आर इंगेज इन लाइवलीहुड्स इज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर। तो जैसे कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या संबंध होता है कि एक जो कंपनी होती है वो जो होते हैं लोगों को, या फिर कोई मजदूर हो गया या फिर कोई एक्सपर्ट हो गया, किसी काम को जानने वाला व्यक्ति हो गया, तो उसको वो कंपनी हायर करती है। उनके बीच में एक जो होता है एक मेमोरेंडम साइन होता है, एक तरीके का आप कह लीजिए कि एक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ हम आपको इस बेसिस पे रख रहे हैं, आपको इतने दिन काम करना पड़ेगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी या फिर आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो होता है ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध होता है। लेकिन जो गिग वर्कर होते हैं ये इन ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अरेंजमेंट से इतर अलग हटके होते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है साइन, जब चाहे इनको रखा जाता है और जब चाहे इनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, साथ के साथ दे कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो मैंने जैसे बात बताई कि दो तरीके के गिग वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर, दूसरे होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर्स में कौन आते हैं, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह का यूज़ करते होते हैं उनको प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं, और इसके अलावा जो लोग बच जाते हैं जो अपनी सेवाएँ देते हैं इस तरीके से, उनको नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं। ठीक है, तो आपको टर्म्स भी पता होने चाहिए। अब कुछ बात की गई है कि हमारे यहाँ पे कितने % लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर वर 68 लाख गिग वर्कर्स इन 2019-20। तो बात की गई है कि 2019-20 में लगभग ये एस्टिमेट था कि 68 लाख लोग गिग वर्कर थे, और उसके बढ़ने की बात की गई है कब, कितना, 2029-30 में ये क्या होने वाले हैं,
लगभग 2.5 करोड़ होने वाले हैं या फिर 2.35 करोड़ होने वाले हैं। तो बहुत बड़ा चेंज है देखिए अगले कुछ 10 सालों में, मतलब 68 से सीधा ये जो है 2.5 करोड़ के ऊपर नंबर पहुंचने वाला है। और जब इतने बड़े लेवल पे लोग किसी काम में किसी क्षेत्र में जुड़े हो तो उनके लिए सोशल बेनिफिट्स होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी नियम कानून होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ के साथ बात की गई है गिग वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 6.7% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स और 4.1% ऑफ टोटल लाइवलीहुड इन इंडिया। तो बात की गई है कि ये जो रेशियो है गिग वर्कर्स का वो लगभग 6.7% बढ़ने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ के साथ में जो अन एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी ये जो है परसेंटेज राइज होने वाला है बाय 2029 to 30। ठीक है, साथ के साथ में बात की गई है द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी टू जीडीपी ग्रोथ फॉर गिग वर्कर्स वाज अबव 1 थ्रू आउट द पीरियड 2011-12 to 2019-20 एंड वाज ऑलवेज अबव द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की बात क्या है कि नंबर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है इनका, जो गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है कि अभी भी जीडीपी ग्रोथ अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है और ये अपना रेंज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इनकी वजह से भी ग्रोथ हो रही है। तो जब इस तरीके से अगर वो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर तो इनके लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ आंकड़ों के थ्रू यहाँ पर बात की गई है। साथ के साथ एक आंकड़ा और भी है कि एट प्रेजेंट अबाउट 47% ऑफ गिग वर्कर्स इज़ मीडियम स्किल्ड जॉब, अबाउट 22% हाई स्किल्ड एंड 31% लो स्किल जॉब्स। तो ठीक है, गिग वर्कर्स में भी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ जॉब होती हैं स्किल पे बेस्ड होती है, कुछ बिना स्किल के होती है, मतलब किसी को बस ऐसे ही रख लिया जाता है, उनकी जो डे टू डे थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत कोई जानकार होता है उसको रख लिया जाता है। तो 47% गिग वर्कर्स ऐसे हैं जो कि मीडियम स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मीडियम है। और 31 और 22 का रेशियो है हाई स्किल और लो स्किल के बीच में। तो ये पूरी जो बात है हमने की किसके बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में। यहाँ कहाँ पर ये हेल्प कैसे करते हैं, तो फ्लेक्सिटिव इनके बेनिफिट्स क्या है गिग वर्कर्स के। पहले तो कोई भी चीज़ आती है, नया कॉन्सेप्ट आता है और वो बढ़ता क्यों है, क्योंकि जाहिर तौर पर उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं तभी वो बढ़ता है। अब कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा गिग वर्कर्स को हायर क्यों करती है, क्योंकि उनको उनके बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। फ़ायदे क्यों से मिल रहे हैं कि कई कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर ऐसा मेंशन होता है, हमारे इंडियन रूल में मेंशन है कि अगर 10 से ज़्यादा किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे होते हैं तो फिर वो कंपनी को गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है और टैक्सेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, चाहती हैं कि वो परमानेंट बेस पे ना रख के लोगों को इस तरीके से टेम्परेरी बेस पे रखे, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, गिग वर्कर्स के कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी होती है। और चूंकि गिग वर्कर्स को अभी हमें कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं देनी क्योंकि इस तरीके का कोई एक्ट नहीं आया हुआ, तो इस वजह से कंपनियों के लिए और आसान हो जाता है इन लोगों को अपने काम में शामिल करना। तो कहाँ पर बेनिफिट है, तो की ड्राइवर्स ऑफ द गिग सेक्टर्स कहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो गिग वर्कर्स जो है वो कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। चेंजिंग वर्क अप्रोच, मतलब आज हम कोई और काम कर रहे हैं, हम चाहे तो दूसरे दिन कोई और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ में बिजनेस मॉडल, इमर्जेंस ऑफ स्टार्टअप कल्चर। तो ये जो अभी ओला उबर जैसे लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से वो स्टार्टअप ही कर रहे हैं। अब किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके से जो है ड्राइवर व्यवस्था और आने जाने के लिए संसाधन की व्यवस्था आपको एक ऐप के द्वारा मिल जाएगी। तो गिग वर्कर की वजह से या गिग इकोनॉमी या गिग सेक्टर की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन अभी क्या है, इस क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा अब जुड़ गए हैं तो उनके सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठ रहा है। इसलिए इंडिया में ये बात उठ रही है कि क्या होना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। और कोड ऑन सिविल जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड है 2020 का, उसमें अब गिग वर्कर्स के लिए भी मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा मुद्दा क्या है। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये योजना कुछ लोगों को लगेगा कि अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो जन धन योजना जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन जो इसके उद्देश्य हैं वो अब टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं और वो नए नए रिकॉर्ड्स वगैरह बना रहे हैं। इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं। तो कई बारी स्कीम से स्पेशली वनडे एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देख लेते हैं जो अब जन धन योजना आई क्यों थी। तो जन धन योजना का सीधा उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में, स्पेशली महिलाएं, जिनका खुद का खाता नहीं होता था,
और जब अकाउंट होता है ना, तो अकाउंट होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंसान को तो होते ही हैं, हमें तो नॉर्मल लोगों को तो होते ही हैं, गवर्नमेंट को भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बैंक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जब अकाउंट होता है तो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसे का फ्लो है वो चलता रहता है ना। कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, जिसने अपने अकाउंट में 10,000 जमा किए। अब बैंक को किसी बी व्यक्ति को पैसे देने हैं, क्योंकि उसी टाइम पर बी व्यक्ति पैसा निकाल भी रहा है। तो क्या करते हैं, ए व्यक्ति ने जो 10,000 रुपये दिए, बैंक क्या करती है, उसी 10,000 को इस बी व्यक्ति को निकाल के दे देती है। इस तरीके से बैंक का भी काम चलता रहता है। तो इकोनॉमी में जो है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का साथ के साथ में ये अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए जब पीएम मोदी जी आए थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपना खाता खोलें। अब लोग ऐसे तो मोटिवेट होने ही जाएंगे, क्योंकि खाता खोलना ही तो वो नहीं है ना, उसमें पैसे भी तो जमा करने पड़ेंगे। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस टाइम में ये चीज़ें चली कि आप जनधन खाता खोलो, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ या 15 लाख रुपए ऐसे आपको मिलेंगे। उस लालच में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जनधन खाता खोल लिया और उसके बेनिफिट्स भी हुए, बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। अभी पहले क्या होता था कि कई ऐसे मजदूर परिवार होते थे, गरीब परिवार होते थे, जहाँ पे महिलाएं जो होती थी वो जिस तरीके से मजदूरी करके अपना पैसा इकट्ठा करती थी, पति बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला है, वो आता था मार पीट करके पैसे लेकर के चला जाता था, तो लोगों की लाइफ जो है वो और ख़राब हो रही थी। अब सबके अपने अपने अकाउंट है, तो एटलीस्ट 100 रुपये 200 रुपये 1000 2000 जो भी होता है, लोग जा करके उस अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो धीरे धीरे लोगों की सेविंग्स भी बढ़ रही है और इकोनॉमी को जो फ़ायदा हो रहा है वो तो मैंने बता ही दिया। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा जो है वो फिर से हाईलाइट हुआ है पीएम जनधन योजना के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहे, क्यों ये आया। तो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन था, वित्तीय समावेशन के लिए आया, सभी लोगों के पास अकाउंट हो, ये ध्यान में रख करके ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, जिसमें रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सारी चीज़ों का एक फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ में इसलिए भी आया था कि जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो भी किया जाए। पहले क्या होता था कि राजीव गांधी जी ने एक सेंटेंस बोला था एक टाइम पे कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करती है तो 1 रुपये का केवल 10% यानी कि 10 पैसे ही जो है गरीब व्यक्ति को या उस व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए वो पैसा एलोकेट हुआ था। तो ये जो था क्यों हो रहा था, क्योंकि अकाउंट नहीं था लोगों के पास में। बहुत सारे जो अलग अलग लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग थे, एक तरीके से दलाल थे, जो कि क्या करते थे, पैसे खा जाते थे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट आता था आम जनता के लिए और बीच में ही वो पैसा लोग खा करके बैठ जाते थे। तो उसके लिए भी एक अकाउंट खुलवाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हर किसी व्यक्ति का, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी खाता होगा तो ये जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो डायरेक्टली अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहाँ पर, आम आदमी के पास में। तो ये बीच में जो ये पैसे खाने वाले लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से इसमें भी फ़ायदा मिला। अब हम देख लेते हैं, एक तो यूजेस देख लिए हमने, अब हम देख लेते हैं कि ये आया कब था। बहुत सारे इसके 6 पिलर्स थे जब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था। क्या बात की गई थी, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। यूनिवर्सल एक्सेस कहने का मतलब है कहीं से भी अगर आपका अकाउंट होगा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी बात है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, साथ के साथ में फाइनेंशियल लिटरली प्रोग्राम, यानी कि वित्तीय साक्षरता लोगों के अंदर बढ़ाना कि कैसे अकाउंट खोला जाता है, कैसे पैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ के साथ में पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एवरी हाउस होल्ड। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट भी एक टर्म है, कभी आपने देखा हो, स्पेशली ये होता है करंट अकाउंट्स में। जिनके पास करंट अकाउंट्स होते हैं उनके लिए ओवरड्राफ्ट की एक स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से। उसमें क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए तो एटलीस्ट 10,000 रुपये आप एज अ ऋण के तौर पे, लोन के रूप में आप देख सकते हैं, ले सकते हैं बैंक से, और फिर उस पर कुछ चार्जेस पे करने होते हैं जब आप उसको रिटर्न करते हैं। तो ये एक ओवरड्राफ्ट स्कीम होती है। तो उसको भी क्या किया गया था, ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई थी। और इसका केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने आप में एक अनोखी नहीं है, उसके पहले भी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि आधार, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो ये जो है वित्तीय समावेशन में केवल जनधन योजना का ही हाथ नहीं है, आधार वगैरह, साथ के साथ में एजुकेशन, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह का एक्सपांशन, ये सारे बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की गई थी।
अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यही टॉपिक है जिसमें एनुअल फाइनेंशिंग की बात की गई है। उसमें क्या बात की गई कि एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आता है। कौन जारी करता है? ये आरबीआई जारी करती है, और जिसमें वित्तीय समावेशन की क्या स्थिति है इंडिया में उसके बारे में बात की जाती है। वित्तीय समावेशन कहने का मतलब है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंकिंग अकाउंट है और वो अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आता है FII, और ये मेज़र करता है एक्सेस एंड यूजेस ऑफ बास्केट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साथ के साथ में इट वुड रेट स्टेट ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन लास्ट माइल बैंकिंग सर्विसेज। तो ये जो इंडेक्स होता है वो स्टेट को क्या करता है, उनके जो परफॉर्मेंस रही है बैंकिंग से रिलेटेड उसके आधार पर रेटिंग देता है। द इंडेक्स विल हैव 3 मेजरमेंट डायमेंशन। तो 3 इनके डायमेंशन है, 3 आयामों पर ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। पहली बात तो कौन सी? एक्सेस टू फाइनेंस सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना एक्सेस है उस क्षेत्र में, साथ के साथ में यूजेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कितना यूज़ हो रहा है उसका, और तीसरा है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवरी। तो ये जो 3 डायमेंशंस हैं, उन 3 डायमेंशंस के ऊपर में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, रैंकिंग दी जाती है राज्यों को। पहली बात तो एक्सेस कितना है फाइनेंशियल सर्विसेज का, यानी कि बैंकिंग वगैरह कितने आसान समय पर आसान रूप से लोगों को एक्सेस हो पा रही है, अवेलेबल हो पा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 35% एक्सेसिबिलिटी है। अगर यूजेस की बात करें कि कितने से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 45% है। और अगर बात की जाए कि कितने अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है या क्वालिटी सर्विस मिल रही है उसके बारे में बात की जाए तो 20% है। कई बार होता है कि ATM है आपके एरिया में, अब जब पैसे निकालने जाए वो कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर बता देता है और फिर पैसे आपके नहीं निकलते। तो सर्विस की क्वालिटी कैसी है, ये इन 3 आयामों पर क्या होता है, ये FII जारी किया जाता है। दीज आर ऑल्सो G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर्स। और ये जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो G20 जो है, G20 के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो वित्तीय समावेशन से संबंधित आयाम हैं, उनमें भी ये तीनों पिलर्स को शामिल किया गया है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो मेजर्स हैं उसको ध्यान में रख करके हमारे लिए एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आता है, ठीक है। इट विल पब्लिश्ड बाय जुलाई एवरी ईयर बाय RBI। तो मैंने बताया पहले ही कि RBI के द्वारा जारी किया जाता है, और कब? जुलाई के महीने में इसको जारी किया जाता है। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। अब हमने जैसे कि वादा किया था, पहले हम अब सारे टॉपिक्स हमने देखे, अब हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ हमने प्रीवियस टॉपिक्स आपने डिस्कस किए होंगे मैम के साथ में, तो मैम ने उनसे रिलेटेड कुछ आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद मैं आंसर बताते चलूँगी कि उसका क्या आंसर है, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए मानक शीर्षक वाली नीति संक्षिप्त का फोकस क्या है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और रिपीट करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए मानक शीर्षक वाली नीति संक्षिप्त का फोकस क्या है? ठीक है, मतलब कि कोई जो ये नीति आई हुई है भारत में शुद्ध शून्य लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए, उसका मेन फोकस क्या है, उसका एम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आपके क्या है? लौह एवं इस्पात क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन। दूसरा है कम और लगभग शून्य उत्सर्जन वाले स्टील के लिए मानकों का विकास। तीसरा क्या है? औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्टील को बदलने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों की खोज। या फिर चौथा है लौह और इस्पात उद्योग में श्रमिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि। 4 ऑप्शन है और इसके आंसर क्या है? आंसर है बी। बी क्या है? कम और लगभग शून्य उत्सर्जन वाले स्टील के लिए मानकों का विकास। तो अभी क्या होता है कि स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। सारे जो प्लांट है, स्टील प्लांट्स हैं, वो कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो स्कीम आई है वो इसीलिए आई है कि अब जो स्टील का प्रोडक्शन हो वो इस तरीके से हो कि कार्बन का कम से कम एमिशन हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, सो दैट एनवायरनमेंट को क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स थे, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। कल हो सकता है कि मैम आकर के आपकी क्लास ले लें, या फिर अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो कल फिर हम मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।